गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो कंपोनेंट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ने होते हैं तो उसमें सिलेबस को बहुत ध्यान से दिखाता है, ठीक है। और सिलेबस के बाद उसके जो मेन बेसिक थिंग होते हैं वो होता है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो थोड़ा सा आप देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। यूनिट 1 का पार्ट है, सीयूटी का सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, थोड़ा सा छोटा सा, एकदम बिल्कुल। मैंने माइक्रो वेरी लिटिल, मैंने बहुत छोटा, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें इकोनॉमिक्स में एक स्मॉलेस्ट यूनिट को जो स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कहा था सेल, जो शरीर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, जो सेल होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, वो माइक्रो कहा था उसको। माइक्रो माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में आपका जैसे डिमांड हो गया, जैसे कि सप्लाई हो गई, जैसे कि आप पढ़ोगे उसमें कंज्यूमर, यूटिलिटी, ठीक है ना, यूटिलिटी, कंज्यूमर, डिमांड, सप्लाई, ये जब ये सब क्या होता है, ये कंज्यूमर, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई। उसके बाद आप पढ़ सकते हो, इसमें आपका जो पढ़ने को मिलेगा सप्लाई के बाद मार्केट, ठीक है, प्रोडक्शन, इसके बाद कॉस्ट, इसका रेवेन्यू, और इसमें सभी को में इक्विलिब्रियम पढ़ने को मिलता है। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिंगल फैक्टर्स। मैं सिंगल ने एक एक यूनिट पर एक पार्ट, एंड इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल डिसीजंस। और उस इस सप्लाई पर, डिमांड पर, मार्केट पर इंडिविजुअल डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और यही जो होता है आपका, क्या होता है, यही एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखो सब लोग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होता है। इट इज a branch of economics that analyzes the market behavior of individuals and businesses to understand the decision making process. अब जैसे मान लो कोई हमको डिसीजन लेना है, ठीक है ना, तो मार्केट में किस तरह का मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, या ये कंज्यूमर के गुड्स कितने, 2 गुड्स है, 3 गुड्स है, डिमांड का ये सब बारे में थोड़ा सा इसको माइक्रो स्टडी हम लोग करते हैं। तो उसमें आपका जो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एनालाइजेज द मार्केट बिहेवियर, ठीक है ना। एंड नॉट ओनली मार्केट बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल, माने लोग, आम आदमी जो कंज्यूमर है, उसको मार्केट बिहेवियर क्या है उसके बारे में स्टडी करने को मिलता है। तो ये है आपका मार्केट स्टूडेंट्स। इसके बाद इसी में माइक्रो इकोनॉमी से पढ़ना है तो लोग को सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ हर इकोनॉमी। देखो, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो सेंटर प्रॉब्लम से होता है, एक मेन पार्ट होता है। सेंटर प्रॉब्लम में 3 ही पार्ट होता है। जैसे को देखो, एक चीज ध्यान रखना सब लोग स्टूडेंट्स। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी, इकोनॉमिक्स में स्टडी किया था, उसमें सबसे बड़ी चीज है स्कार्सिटी होता है। स्कार्सिटी, ध्यान रखो, स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी जो होता है ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बिना स्कार्सिटी, अगर स्कार्सिटी नहीं हो तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स बताता है कि हमारे जो साधन है, हमारे जो साधन है वो क्या होते हैं, मीन्स है, बहुत स्कार्स है, स्कार्स मीन्स है। और स्कार्स मीन्स से हमें जो मेनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करना होता है, ठीक है ना। तो अब उस स्कार्स मीन्स के लिए, को फुलफिल करने के लिए आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बना है। और उसी में आपका है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो है आपका 3 गो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब जैसे गवर्नमेंट को डिसाइड करना है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो 2 चीज हो सकता है, या तो कंज्यूमर के लिए या युद्ध के लिए, ठीक है, या कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड।
ठीक है। तो दो ही चीज हो सकता है, आइदर कैपिटल गुड और जो आपका होता है कंज्यूमर गुड। ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो या तो हम मशीन से प्रोड्यूस करें या ये लेबर से प्रोड्यूस करें। जब मशीन से प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, जब हम लेबर से प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। ठीक है। और तीसरा जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, रिच के लिए कि गरीब के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, फॉर रिच और फॉर पुअर। तो इसको एक अगर स्टडी करते हैं तो देखो पहला दिया है हाउ टू प्रोड्यूस, द टेक्निक्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग चूजिंग बिटवीन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो ध्यान से, इसमें दिया है लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, ये ध्यान रखना ये वाला पार्ट। ठीक है। और ये कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि मशीन से बनाएंगे जो कोई प्रोड्यूस करेंगे कि लेबर से प्रोड्यूस करेंगे, ये एक पार्ट है। तो ये डिसीजन लेना गवर्नमेंट का है। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, उसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, कौन से गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको प्रोड्यूस करना है जे विच गुड्स और सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में। ठीक है, किस क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, किस क्वांटिटी में, ध्यान रखना किस क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि कंसिडरिंग द लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। ठीक है। तो हम जो है दो ही चीज प्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड। आइदर कैपिटल गुड और, देखो जनता ना भूखी रहेगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। एक मिनट, हमारा कलम को दिख नहीं रहा, करो बेटा। ठीक है ना, ये काला लेते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड या प्रोड्यूसर गुड या कैपिटल गुड। ये डिसाइड करना गवर्नमेंट का है कि कौन सा चीज प्रोड्यूस करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। और यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कौन सा टेक्निक प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, दोनों में से क्या प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना होता है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ठीक है। और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। दिस एड्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, determining how the output of economy is allocated among the different individuals and groups, considering the factors of income and purchasing power। इनकम का फैक्टर क्या है, पर्चेसिंग पावर क्या है, ये सब डिसाइड करना, ये जो होता है आपका पार्ट होता है। ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स दिस एड्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिटरमाइनिंग हाउ द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज एलोकेटेड, कैसे जो इकोनॉमी आउटपुट, जो इकोनॉमी का आउटपुट जो होता है एलोकेट होता है among different individuals, किस डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे कि पुअर के लिए। ठीक है, ये फॉर हुम में यही आता है। तो ध्यान रखना व्हाट टू प्रोड्यूस में किसके लिए, कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड, हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव, और हाउ टू प्रोड्यूस में रिच और पुअर। परचेजिंग पावर किसके पास होता है, सबके पास होता है। तो धनी आदमी के पास होता है। और एक चीज और, एक लग्जरी गुड होता है, एक पब्लिक गुड होता है। ठीक है। तो ये सब डिसाइड करना है कौन सा प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। लग्जरी गुड रिच के लिए होता है, नॉर्मल गुड होता है आपको सबके लिए होता है। ठीक है। तो ये सब चीज डिसाइड हाउ टू, हु विल डिसाइड, गवर्नमेंट डिसाइड, एंड ऑल दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करता हूँ सारा जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखो पढ़ते हैं। अब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन में उत्पादन होता है, पॉसिबिलिटी में संभावना होता है, कर्व में वक्र होता है, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है। यानी कि हम अगर दो चीजों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं
तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उत्पादन की संभावना क्या क्या है, कौन सी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना इसमें, a production possibility curve is a graph that shows the maximum output of two goods that can be produced when resource are limited। जब रिसोर्स लिमिटेड होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है बताता है कि टू गुड्स को किस अमाउंट में कौन कौन सा प्रोड्यूस करेंगे। देखो इसमें क्या होता है ना कि जब आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स की बुक है ना, क्लास करोगे, तो टीचर आपको बताएंगे ठीक से कि जो ये दो गो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक होता है वर्टिकल, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस पर एक्स गुड को मान लो, ये एक्स गुड को हम शो कर रहे हैं, ठीक है, और इस पर हम वाई गुड को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा जो है ना, सारा चीज ध्यान रखो, सभी अगर रिसोर्स लगा दो प्रोड्यूस करने में, सारा रिसोर्स को यूटिलाइज कर जाओ प्रोड्यूस करने में, ठीक है, अगर सभी रिसोर्स को प्रोडक्शन लगा दिया जाए तो वाई खाली प्रोड्यूस होगा, अगर वाई में लगाए तो, और एक्स में लगाए तो एक्स प्रोड्यूस होगा। अगर सभी रिसोर्स को हम, कहाँ गया मेरे कर्सर, एक मिनट को, अगर सारा रिसोर्स को हम खाली, यहाँ गया देखो, अगर वाई प्रोड्यूस करें तो जीरो वाई प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये अगर हम सारा रिसोर्स को, सभी रिसोर्स को हमने वाई प्रोड्यूस कर लगा दिया, इस वाई को, तो खाली जीरो वाई प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, इसको ए पॉइंट तक। अगर सारा जो रिसोर्स हमने एक्स में प्रोड्यूस लगा दिया तो ये जो है मान लो कि ये आपका एक्स इतना प्रोड्यूस होगा, वो भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम संभावना चाहते हैं कि हम ये दोनों में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें, तो एक कर्व बनेगा जिसका जो है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसी जो कॉनकेव टू ओरिजिन वाले कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर ये जो, इसके अंदर जो पार्ट होता है, ध्यान रखो, इसमें कहाँ गया मेरा कर्सर, तो इसके अंदर जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। रिसोर्स जो है आपका, मतलब ये जो लाइन शो कर रहा है वो करता है, को शो करता है कि आपका उतना भर क्षमता है प्रोड्यूस करने का। ठीक है ना, मान लो यहाँ प्रोड्यूस किया, अगर ये प्रोड्यूस किया ए पार्ट, तो बी का जो है यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकता है, रिसोर्स डिवाइड हो गया। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे ही घटते जाएगा बी का मात्रा बढ़ते जाएगा। ठीक है, या जैसे बी घटेगा तो आपका ए की मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, मैंने गुड बाई गुड का मात्रा बढ़ेगा। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एक कॉम्बिनेशन होता है। अब ये अचीवेबल है, और अगर इसके बाहर तो उसके पास क्षमता ही नहीं है, नॉट अचीवेबल, अचीवेबल है। तो इस चीज को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन में मान लो कि तुम्हें प्रोडक्शन करना है गुड ए वाई को और गुड एक्स को। ठीक है, गुड वाई को, गुड एक्स को। अगर पहला कॉम्बिनेशन में कहता है कि हम वाई को अगर 15 प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्स को हम करेंगे क्या, एक्स को करेंगे जीरो, यानी कि 15 यूनिट प्रोड्यूस किया तो यूनिट में, तो 15 यूनिट इसका जीरो यूनिट हो गया, क्योंकि सारा हमने रिसोर्स वाई में लगा दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको माइनस कर दो, जिससे 15 में से 10 हो जाएगा, ये 10 के बाद आपको मान लो कि यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया जीरो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर देखो क्या होता है ना कि अगर जो है मान लो कि हमने रिसोर्स को ए वाई से एक्स पर ट्रांसफर किया, ठीक है, तो मान लो हमने इसको 5 प्रोड्यूस किया। ठीक है, 5 प्रोड्यूस किया, तो हमारा इसमें से 5 घट गया।
ठीक है। अगर मान लो हमने इसको जो है, इसको हमने 10 प्रोड्यूस किया, तो फिर 5 घटा। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक होता है MOC, मार्जिनल, एक मिनट का होता है, एक मिनट को ऊपर बताता हूँ, यहाँ पर बता दूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटाता हूँ, रुको, एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर देखो क्या होता है कि अगर 15 है, ठीक है ना, तो 0 हो गया। अब इसको मान लो कि हम थोड़ा सा कम करते हैं, ये मान लो हम कुछ 14 करते हैं, घटा 14, ठीक है, तो इसमें 1 यूनिट बढ़ सकता है, ठीक है। अगर इनको मान लो कि यहाँ पर हम जो है ये करते हैं 13, 13 नहीं करेंगे, यहाँ पर मान लो कि 2 घटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, ये बढ़ते क्रम में रहेगा, ये घटते क्रम में रहेगा, ठीक है। यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया ना, यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा क्या, 5, ठीक है। यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा अगला कॉम्बिनेशन, यहाँ 5 करेंगे तो अगला कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। DEF। नॉर्मली यह होता है इसमें कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये घटेगा, क्योंकि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स यहाँ से इसमें जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जो MOC होता है इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, या MRT बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, इस रेट में बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। और इसी कारण ये क्या होता है, ये होता है आपका, ये जो कर्व होता है इसका कनकेव टू ओरिजिन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कनकेव टू ओरिजिन होता है। तो आई थिंक आप लोग को डायग्राम और शेड्यूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका फीचर देखो, फीचर क्या होता है, पहला देखो, और कहता है कि PPC कर्व का फीचर क्या होता है, तो ये को देखो ध्यान से, ये पहला जो फीचर होता है, ये मैं क्लियर लगा, तो पहला जो फीचर होता है PPC स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड। दूसरा PPC कनकेव टू ओरिजिन। तीसरा PPC, ये सब डाउनलोड कनकेव टू ओरिजिन हो गया। PPC रोटेट, कैन रोटेट, रोटेट मतलब समझ रहे हैं बच्चे, रोटेट मतलब होता है कि ये जो है, ये PPC जो है ना, डायग्राम आते, रुको एक चीज बताता हूँ, ये देखो PPC जो है ना, ये ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। एक दूसरे कट भी कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, तो इसमें PPC कैन कट इच अदर भी हो सकता है, PPC कैन इंटरसेक्ट इच अदर। देखो स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। तो ये 4-5 पॉइंट होते हैं जिसको कि आप लोग को एग्जामिनेशन के लिए पूछ सकता है PPC पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, इसको हम PPC PPF भी बोलते हैं, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। इसके बाद जो है आपको समझा दिया था उसी चीज पूरा अच्छा से, डायग्राम से समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसी को लिख लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आपका होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो सिंपली एक लाइन में याद करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये इसका एक डेफिनेशन होता है, सबसे ये आसान है, एग्जाम में हमेशा आता है।
इसका नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये देखो इंटरनेट से मैं लिया है, ठीक है ना? मैंने लिखा है इसमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी कर्व को, ये कॉस्ट है देखना ऊपर, अपॉर्चुनिटी कर्व इज आल्सो अदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, a model in economics that illustrates the trade-offs and opportunity costs when an economy chooses to produce a different combination of two goods or services given its limited resource and technology. देखो, अप पीपीसी कर्व को अपॉर्चुनिटी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। लेकिन यह जो है, अगर मान लो कि एक को हम छोड़ दूसरे को पकड़ते हैं तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गया, मैंने हमने एक को त्यागा और एक को इसको एक्सेप्ट किया। इसमें होता क्या है कि जो पीपीसी कर्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, या जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एमआरटी होता है, जिस रेट से हमने ट्रांसफर किया, वो होता है रेट ऑफ सेक्रीफाइस ओवर रेट ऑफ गेन, ठीक है। जैसे मैंने देखा था उसमें डायग्राम में क्या था, डायग्राम में देखो बताता हूँ मैं क्या था। ए था, बी था, सी था, डी था, ई कॉम्बिनेशन था, ठीक है। अब उसमें था एक एक में 15, 14, और दूसरे में क्या था, 0, 1, फिर ये 13, सॉरी 13 नहीं था, 12 था, तो 2 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ हो गया 5, तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो जिस कॉम्बिनेशन में ये रेशियो बना, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है इसमें देखो, इसमें पहला है आपका कॉम्बिनेशन, दूसरा है एक्स वाई, ये एक्स, और ये एमआरटी होता है, ठीक है। तो पहला जैसे देंगे, दूसरे में देखो कितना कॉम्बिनेशन होता है, जी ये इतना 1:1 है, 1:1, फिर क्या है, 2:1, 3:1, सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है, 4:1, 5:1। तो रेट ऑफ सेक्रीफाइस ओवर रेट ऑफ गेन, दैट इज कॉल्ड द एमआरटी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा ये देखना, वही चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो स्टूडेंट। तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसको मैं जो लिखा था डिलीट करता हूँ। इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना। इसके बाद है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए पर्सन नीड टू मेक ए रैशनल डिसीजन? इसमें से नीचे में से कौन सा एक चीज है जो कि एक रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए पर्सन नीड टू मेक ए रैशनल डिसीजन? एक रैशनल डिसीजन लेने में कौन चीज हेल्प करता है? फर्स्ट, choices that are consistent with a similar goal every time, ठीक है। फिर choices that do not trade offs, choices that never change, logical choices without errors, ठीक है। तो इसमें से एक पर्सन नीड टू मेक ए रैशनल डिसीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसमें आंसर क्या होगा, सी वाला, सिमिलर गोल एवरी टाइम, ठीक है ना। द क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाय स्कार्सिटी। चॉइस क्यों होता है, स्कार्सिटी होती है। हमारे पास आटा है, उससे रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, उसके साथ और कुछ बना सकते हैं, ठीक है। चॉइस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आटा तो सिमिलर है, मैंने थोड़ा सा है, ठीक है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका नंबर 1 होना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
The branch of economics that deals with the allocation of resource is econometrics, microeconomics, माइक्रोइकोनॉमिक्स। एक माइक्रो है, एक माइक्रो है, एक नन ऑफ दीज। ठीक है। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन रिसोर्स। एलोकेशन रिसोर्स में क्या होता है, किसमें होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, क्योंकि उसी में पढ़ते हैं हम लोग एलोकेशन रिसोर्स, स्कार्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। रॉबिन्स के अनुसार कौन सा होता है, तो मीन्स एंड स्कार्स। रॉबिन्स ने बोला था कि इकोनॉमिक्स एक सीमित साधनों के द्वारा अपने क्षमताओं को पूरी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इट इज द इकोनॉमिक्स इज द science which uh, deals with our needs and uh, needs with mean scarce means and resources। ये होता है आपका, तो ये होगा आपका बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्या होता है, तो स्वाभाविक है कि फ्री इकोनॉमी में मार्केट जो होता है, मार्केट वाला प्राइस मार्केट वाला साइड होता है। ठीक है। तो थर्ड वाला देखो पॉइंट, द prices are determined with the help of forces of demand and supply freely। ठीक है, इसमें कोई गवर्नमेंट का जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ट्रू। इसमें से कौन सा सत्य है। इफ ए पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज्ड। यदि कोई पॉइंट फॉल करता है, इफ ए पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के इनसाइड में फॉल करता है, इट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज। इसका मतलब यह है कि रिसोर्स क्या होता है, ओवर यूटिलाइज हो गया। इफ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज्ड। इफ पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। अब देखो चीज ध्यान रखो, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो है आपका ये पीपीसी कर्व है ए बी। ठीक है, तो ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, देखो रेड लेते हैं। अब मान लो करके एक पॉइंट, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये पॉइंट कहाँ गया, ये पॉइंट फॉल्स इनसाइड द पीपीसी। पीपीसी कर्व ये है, देख लो स्टूडेंट्स, ये पीपीसी कर्व है लाइन, और ये पॉइंट अंदर अंदर पड़ रहा है, तो क्या होता है ये ओवर नहीं होगा, अंडर यूटिलाइज होगा, लेकिन ये लिखा है ओवर यूटिलाइज। क्या लिखा है, ये ओवर यूटिलाइज, ये गलत है। ये पॉइंट फॉल्स इनसाइड द पीपीसी कर्व इट इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज। हाँ, ये इनसाइड में रहेगा, अगर ये इनसाइड में है तो ये रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज कहलाएगा, अंडर अंडर यूटिलाइज्ड ये कहलाएगा, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमको बी वाला सही होना चाहिए। अब देखो सी क्या कार्य करता है, सी वाला, if a point falls inside the production velocity curve it indicates that adequate resources employment in the economy। नो, अगर इस लाइन पर रहता, पीपीसी कर्व की लाइन पर रहता तो एडुकेट होता। ठीक है, तो इनसाइड लिखा क्या, इनसाइड में, तो इनसाइड गलत है ये। चौथा नंबर कह रहा है ए पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन वेलोसिटी कर्व इट इंडिकेट्स दैट देयर इज इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये भी गलती है। ठीक है ना, अभी चूंकि एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं करता ये दोनों एम्प्लॉयमेंट, नीचे नीचे के दो पार्ट में क्या लिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट, और ये पीपीसी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता है, पीपीसी करता है प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, जैसे ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये आप ध्यान रखो स्टूडेंट्स, सब तार्किक यूज करोगे तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, यही चीज़ है कि आप लोग को पढ़ना है। मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़िए, ताकि अपने को जो है संभालिए। और चूंकि समय बहुमूल्य होता है।